नमस्कार बच्चों। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड क्लास 7th की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिविक्स एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 7th की बुक का चैप्टर नंबर 3 राज्य शासन कैसे काम करता है इस टॉपिक के ऊपर पढ़े थे। बेटा हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका था। आज हम उसी लेसन को आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि विधायक क्या होता है, विधायक की क्या जिम्मेदारी होती है। विधायक को एमएलए कहा जाता है। एमएलए का पूरा नाम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। आपको मैंने बताया था किस तरीके से सत्ता चुनी जाती हैं, वोट दिए जाते हैं और जिस पार्टी की जो एमएलए होते हैं, जिस पार्टी के विधायकों की संख्या, जीतने वाले विधायकों की संख्या ज़्यादा होती हैं, वह बहुमत के साथ में सरकार बनाती हैं। जीतने वाली पार्टी सत्ता पार्टी कहलाती है, हारने वाली पार्टी विरोधी पक्ष कहलाता है। विधानसभा में जब भी किसी विषय के ऊपर बहस की जाती है तो जितने भी वहाँ के सदस्य होते हैं, मतलब विधानसभा के सदस्य, सभी को वहाँ एकत्रित होना ज़रूरी होता है और वहाँ पे बैठ के वो उस विषय के ऊपर अपनी चर्चा करते हैं। तो एक कहानी के साथ में मैंने आपको बताया था कि एक विद्यालय के 2-3 बच्चों को वहाँ विधानसभा की यात्रा के लिए लेके जाया जाता है। वहाँ एक दर्शक दीर्घा होती है, यानी कि देखने वाली एक बालकनी होती है जहाँ पे खड़े रह के आप नीचे के विशाल हॉल को देख सकते हैं, किस तरीके से वहाँ बहस चलती है। और फिर एक कहानी के माध्यम से 4-5 विधायकों के बीच में बहस पर चर्चा करते हुए कहानी के माध्यम से बताया गया था। तो हमने कहानी ख़त्म की थी, हम उसी को वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे शासन की कार्यप्रणाली, कि शासन में कार्यप्रणाली किस तरीके से होती है। केवल विधानसभा में ही सरकार का काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों के सरकार के बारे में भी बातें करते देखते होंगे। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यह देखिए, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री जो थे, अभी अपन ने आगे एक कहानी पढ़ी थी बेटा इससे पहले वाले भाग में, तो उस कहानी में बताया गया था कि स्वास्थ्य की प्रदेश में हैजा जैसी बीमारी फैल रही है, दिन ब दिन उससे लोगों की मृत्यु होती जा रही है, चिकित्सालयों की हालत बहुत ख़राब है। तो इस कारण बहुत सारे विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री पे टीका टिप्पणी की थी। स्वास्थ्य मंत्री से कुछ प्रश्न पूछे गए थे कि है ना ऐसा क्यों हो रहा है। तभी कुछ ही समय बाद, जब विधानसभा की चर्चा समाप्त होने के बाद कुछ ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता की गई, यानी कि मीडिया को बुलाया, यानी अखबार वाले, न्यूज़ चैनल वाले, इन सबको बुलाया। उनमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सरकार ने ये कदम उठाए हैं और हम इस पे ये कार्रवाई करेंगे। जो भी उनके बारे में जो निर्णय लिया जाता है वो बेटा प्रेस को बताया जाता है, और वो जो प्रेस वाले होते हैं, अखबार वाले होते हैं, न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, वो अपने न्यूज़ में, अपने अखबारों में उस वार्ता को छापते हैं। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाता के अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। अब देखते हैं कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी कि उस बीमारी से लेके हैजे को किस तरीके से रोकथाम किया जा रहा है, उस बीमारी को लेके उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो देखते हैं किस तरीके की थी। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले की दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की ही नहीं वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर भी ध्यान दें। तो बेटा एक बार हम रिपोर्ट की तरफ देख लेते हैं कि क्या रिपोर्ट छपी गई न्यूज़पेपर में, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे।
रिपोर्ट में लिखा गया था सरकार ने कचरे की सुध ली। इस तरीके से हेडिंग आपने देखी होगी, न्यूज़पेपर में देखी होगी, एक मोटे मोटे अक्षरों में इस तरीके से अट्रैक्टिव हेडिंग दी जाती है ताकि सिर्फ और सिर्फ उसकी हेडलाइन सुनकर ही लोग है ना चाहेंगे कि हम इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ें। तो इस तरीके से लिखा गया था कि सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। ठीक है, इस तरीके से लिखा कि कहाँ धनराशि का वादा है, तो लोग इस तरीके से उत्साहित होंगे और उस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। पातालपुरम की बात है, रवि आहूजा नाम के जो संवाददाता थे, न्यूज़ रिपोर्टर थे, उन्होंने ये न्यूज़ डाली है कि पिछले कुछ सप्ताह में राज्यों में कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति की गंभीरता पूर्वक नहीं लिया और आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने की पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों में जमा कचरों को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। ठीक है बेटा, और फिर इसके बाद हमने जो अभी पढ़ा कि मुख्यमंत्री ने उस जगह का दौरा किया जिस जगह पे हैजे से पीड़ित लोग थे, जहाँ और उन घरों के परिवारजनों से भी मिले जिन घरों में हैजे से पीड़ितों की मृत्यु हो गई थी। उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा चिकित्सालय में जाकर उन मरीजों की सुध ली और कहा गया है कि सफाई की तकलीफ़ तो है ही है, साथ के साथ यहाँ पे पीने के पानी की भी तकलीफ़ है। इसलिए जल्द से जल्द एक ऐसी उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई जाएगी जो कि सफाई को भी ध्यान में रखेगी, साथ के साथ इनकी सारी तकलीफ़ों का पूरा करेगी। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है। ठीक है, कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती हैं कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कार्य प्रत्येक राज्य के विधानसभा द्वारा किया जा सकता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, समझ में आया। अभी आपने इस 7वीं क्लास की पुस्तक के अंदर तो बेटा विधानसभा के बारे में पढ़ा है, और जो अगले वर्ष यानी कि 8वीं कक्षा की पुस्तक के अंदर आप संसद के बारे में पढ़ेंगे कि संसद क्या होती है। हमारे नियम कानून कहाँ बनाए जाते हैं? संसद में बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। लोकतंत्र में विधायकों यानी कि एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है ना। लोकतंत्र बेटा कह दिया है, लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, लोक यानी जनता। तो लोकतंत्र की एकदम एग्जैक्ट परिभाषा होती है बेटा कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो कह सकते हैं हम ये कि जनता ही प्रतिनिधित्व का चयन कर रही है, अपने विधायकों का चयन जनता कर रही है क्योंकि जनता को पसंद है उनका काम। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जनता का ही शासन चल रहा है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों की प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, अलग अलग विभाग होते हैं, उनके प्रभारी होते हैं बेटा। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उन्हें विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा वॉलपेपर परियोजना की तरफ। वॉलपेपर परियोजना क्या है? वॉलपेपर एक
मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। बेटा वॉलपेपर शब्द का अर्थ होता है जिस तरीके से फ़ोन होता है, फ़ोन का जो फ्रंट पेज होता है उसे वॉलपेपर कहा जाता है। जैसे कि कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर का भी जो डेस्कटॉप होता है उसके ऊपर अगर कोई पिक्चर लगी हुई होती है, कोई फ़ोटो लगा हुआ होता है तो उसे वॉलपेपर कहा जाता है। तो ये एक वॉलपेपर परियोजना है जिसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं क्या कहा गया है। शिक्षिका चुने गए विषय पर, मतलब कोई भी एक विषय दिया जाता है बच्चों को और शिक्षिका को कहा जाता है कि शिक्षिका चुने गए विषयों का पूरी कक्षा को परिचय देती है। मतलब जो विषय चुना जाता है पहले उसको पूरे क्लास को वो विषय समझाया जाता है और संक्षिप्त उस पर चर्चा की जाती है। चर्चा करने के बाद कक्षा का कुछ समूहों में बांट दिया जाता है, यानी 4-4, 5-5 ग्रुप में उनको बांट दिया जाता है संख्याओं को, और समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है। मतलब और उन्हें ग्रुप में कहा जाता है कि अब तुम इस विषय पर डिस्कशन करो, ठीक है। तो वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहिए, और उन्हें कहा जाता है कि अब आप लोगों को अपने इच्छा के अनुसार आपके दिमाग में क्या चर्चाएं चल रही है, आप लोगों ने क्या डिस्कशन किया, उस तरीके से आप एक वॉलपेपर क्रिएट करो, एक वॉलपेपर बनाओ। सभी ग्रुप को अलग अलग वॉलपेपर बनाना है और आप उस वॉलपेपर में अब क्या रखना चाहेंगे वो आपको सोचना है। इसके बारे में बच्चे अपने अपने दो जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसलिए वे कविताएं, कहानियाँ, साक्षात्कार, विवरणों को आदि की रचना कर सकते हैं। तो बेटा इस फोटो के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से बच्चे इकट्ठे होकर उस वॉलपेपर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और इस फोटो में तो बेटा आपको दिख रहा होगा कि 4-5 जने एक साथ मिलकर वॉलपेपर बना रहे हैं, यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा इस तरीके से वॉलपेपर बनाया जाता है। जो भी सामग्री चुनी गई है, बनाई गई है या लिखी गई है उसे समूहों के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए भी पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या किया जाएगा, फिर उसका लेआउट बनाते हैं। तो बेटा इस फोटो में दिख रहा होगा किस तरीके से इन सारे बच्चों ने मिलकर ये वॉलपेपर बनाया है, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने का कहा जाए। समझ में आया? यूँ कहा जाए कि आप 2 जने मिलकर इसे प्रस्तुत कीजिए या 4 जने मिलकर इसको प्रेजेंट कीजिए, और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिलता है। यानी कि सबको टाइम दे दिया जाता है कि 15 मिनट 20 मिनट आप अपना मतलब पूरा आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि आपने किस तरीके से बनाया और आपने ये क्या सोच कर बनाया है। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर ले तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है कि वे और क्या क्या कर सकते थे, क्या करने से उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो सकता था। मतलब कहने मतलब टीचर जो कि उसकी समीक्षा कर सकता है, उसे बता सकता है कि बेटा आप ऐसा करते तो शायद ये ज़्यादा अच्छा होता, या आप इसके अंदर और क्या क्या ऐड कर सकते थे, कैसे व्यवस्थित कर सकते थे। लेखन और प्रस्तुतिकरण में अगर आपने किसी तरीके से प्रस्तुत किया है, प्रस्तुतिकरण में कोई तकलीफ है तो वो भी सुधार किया जा सकता है। इस तरीके से उनको आपस उनकी गलतियां बताई जाती है ताकि उनमें सुधार हो, और अगली बार जब भी ऐसी वॉलपेपर प्रतियोगिता की जाए तब वो अच्छे से उसको प्रेजेंट करे। जैसे कि आपको ये पेज दिख रहा होगा बेटा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है डेंगू। डेंगू के अंतर्गत ये सारे बताया गया है। वैसे इसके अक्षर बहुत छोटे होने के कारण आपको नहीं दिखेंगे, बट ये एक डेंगू बीमारी महामारी के ऊपर बच्चों द्वारा बनाया गया एक वॉलपेपर है। सन 2006 में डेंगू के महामारी विषय पे वॉलपेपर कक्षा 6 के केंद्रीय विद्यालय ने बनाया है, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के लोगों ने। आया समझ में? तो इस तरीके से वॉलपेपर बनाना है और ये आपको आना चाहिए बेटा। ये ऐसी प्रतियोगिता आपको आपकी क्लास में करनी है 2-3 जनों को मिलकर, ठीक है। इसे ही कहते हैं जीडी, और इसी से लोग बच्चे हैं ना मोटिवेट होकर एक्टिव बनते हैं, है ना। सभी बच्चों को अपने अपने विचार प्रस्तुत करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आज हमारा ये चैप्टर नंबर 3 राज्य शासन कैसे करें ये ख़त्म होता है। इसके प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे।